Good afternoon, children. This is your Sita ma'am again here in front of you. Today, we will do the second part of the chapter, that is democracy and government. Here, this much I have explained you, my dear students. This much I have explained you. Now, we will move on. Then, we will move on to representative democracy. So, what is it? Let's see. In India is a vast country. India is a vast country. You know that it is very difficult to devise a method for direct participation of the people of the governance people in the governance of the country. That means, as India is a very big country and with a second largest population, it is very difficult to devise a method. That means it is very difficult to make a method where direct participation of the people is possible. So governance of the people is not possible in our country. Therefore, for that we follow representative democracy. What is it? Representative democracy has been adopted in India. Under this system, what is it? See here, people elect the representatives who govern on their behalf. मतलब people जो हैं, लोग जो हैं, वो क्या करते हैं, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपना एक नेता चुनते हैं. वो नेता हमारे लिए गवर्नमेंट बनाकर या गवर्नमेंट का हिस्सा बनके वो हमारे लिए सब काम करता है जो हम चाहते हैं. वो हमारे लिए तब वोट देने जब आता है तो हमको वो जो वादे करता है या हमसे जो वो बोला जाता है तो वो करता है, और उसी के लिए उसको वो हमारा प्रतिनिधि है यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है. वो हमारे लिए पार्लियामेंट में और विधानसभा विधान असेंबली में वो हमारे लिए सब पार्टिसिपेट करता है. सो इंडिया इज़ इनडायरेक्टली गवर्न बाय द पीपल थ्रू इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना. तो इंडिया में हम बोल सकते कि हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट चलाते हैं. ओके, क्योंकि वो जो हम जिसको नेता चुनते हैं वो हमारे लिए फिर गवर्नमेंट चलाता है. उसी लिए लाइक पंच भी ऐसे ही होते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिलर्स भी ऐसे ही होते हैं, एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी ऐसे ही चुने जाते हैं, एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी ऐसे ही चुने जाते हैं. पूरी इंडिया में ये एक ही सिस्टम से नेता चुने जाते हैं, और चाहे वो हमारे म्यूनिसिपल काउंसिलर यानी कि पार्षद हो, चाहे वो हमारे एमएलएज़ हों, चाहे वो एमपीज़ हों, हम इंडिया में वैसे ही चुनते हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इंडिया में सबसे बड़ा इंडियन गवर्नमेंट है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. व्हाट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन बार बार आपको मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाया है. लेसन का नाम है डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट. तो पहले व्हाट इज़ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हम समझ जाते हैं. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. ये बेटा लिंकन का एक बहुत अच्छा शॉर्ट डेफिनेशन है. तो आप इसको बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. बेटे पहले ओ आएगा, फिर ओ बीच में, देखिए यहाँ ओ स्टार्टिंग में है, फिर ओ बीच में आ जाता है, फिर उसके बाद बाई. तो लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए. तो डेमोक्रेसी इज़ सच अ गवर्नमेंट लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, और वो ही गवर्नमेंट बनाते हैं. और ये गवर्नमेंट में हम एक कुर्सी पे बैठाते हैं जिसको हम डेमोक्रेसी यानी कि 2 मोर कुर्सी, मैंने आपको वो फार्मूला बताया था. तो उसी फार्मूला के तहत हम नेताओं को चुन के वहाँ कुर्सी पे बैठाते हैं, और वो हमारे लिए इलेक्शन जीत के वहाँ पहुँचते हैं, और वो हमारे नेता होने के नाते वो हमारे हिसाब से काम करेंगे. The people of India have the power to govern govern their country through their elected representatives who take decision on behalf of the people, make law in the interest of the people and work for their welfare. ये जो नेता हैं, ये एक बार नेता चुन लिए जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे बिहाफ में, मतलब वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं. और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए डिसीज़न लेते हैं, मतलब हमारे फैसले वो सरकार में जाके लेते हैं, हमारे लिए लॉ बनाते हैं जो देश के भले के लिए हैं, लोगों के भले के लिए हैं, और वेलफेयर यानी कि सबके फ़ायदेमंद के लिए हैं. ऐसा काम करना उनको अनिवार्य है, क्योंकि वो हमने उनको नेता चुना है. अगर वो अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हम उनको नेता पद से हटा सकते हैं.
जबकि आप बाकी कंट्रीज़ जैसे हम इंडिया में ऐसा करते हैं, आप यूके देखिए, यहाँ पे वी इंडियंस फील प्राउड दैट of the fact that our constitution make us give equal rights to men and women both after independence, when the constitution has enforced unlike the USA, UK and France में बेटा ये सब कंट्रीज़ में हम तो जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस दिन से हम लोग को सबको इक्वल वोटिंग राइट्स है। मैंने आपको इक्वल वोटिंग राइट्स का मतलब बताया था कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, आप किसी भी जाति, किसी भी संस्था, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन, किसी से भी बिलोंग करते हो, अगर आप इंडियन सिटीज़न हो और आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप वोट कर सकते हैं। ऐसा पहले नहीं था। यूएस, अमेरिका एंड फ्रांस में बेटा वुमेंस को वोट करने का अधिकार नहीं मिला, लेकिन बाद में फ्रांस की आज़ादी क्रांति की जब लड़ाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और 1928 में फ्रांस ने जाकर औरतों को आज़ादी दी इलेक्शन में वोट करने का। लेकिन हमारे इंडिया में खुशनसीबी की बात यह है कि द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमने इक्वल राइट सबको दिए। नाउ कम्स टू व्हाट इज़ एडल्ट फ्रेंचाइज, पीपल्स पार्टिसिपेशन क्या होता है हम उसमें पढ़ेंगे। आपने ये लाइन देखिए, यहाँ पे ये व्यू क्यू देखिए, हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो ऐसी पूरी पोलिंग बूथ पे ऐसी लाइंस मिलती है। तो इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द कंट्री एट वेरियस लेवल इज़ बेस्ड on universal adult franchise, which means all the citizens of India who are 18 years of age and above are eligible to cast their vote irrespective of caste, color, creed, region और language। मैं बारंबार बोल रही हूँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि बेटा हम किसी भी जाति के हो, हम किसी भी कास्ट के हों, हम किसी भी रिलीजन के हों, हम किसी भी कम्युनिटी के हों, हम किसी भी एरिया को बिलोंग करते हों, अगर हम एक सिटीज़न हैं इंडिया के, हम सच्चे नागरिक हैं इंडिया के, तो हमको वोट करना चाहिए और हमें वोट करने को उससे कोई रोक भी नहीं सकता। ये हमारा अधिकार है, वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम किसी भी भाषा को बोलते हैं, इस राइट को, राइट टू वोट to elect representatives is given to all the adult without any discrimination। हाँ, राइट टू वोट हमको हमारा अधिकार है, पर शर्त ये होनी चाहिए, 2 शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त ये कि आप 18 साल की उम्र के हो, दूसरी शर्त ये कि आपके वोटर लिस्ट में नाम हो। ऐसा नहीं है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन मेरा वोटर लिस्ट के नाम में मेरी एरिया में मिलेगा, मैं वहीं वोट कर सकती हूँ। आप ये नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर में जाकर मैं बोलूँ कि मेरे को वहाँ पे वोट करने दे। सो एरिया वाइज आपको जहाँ पे अलॉटेड है वहीं आप वोट कर सकते हैं। दिस राइट ऑफ फॉर्म्स द वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज अ वेरियस लेवल इन इंडिया। इसी राइट से अब पूरे इंडिया में नेता चुने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन होता है और सबका पार्टिसिपेशन इसमें बहुत अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि अगर इलेक्शन में हम सब पार्टिसिपेट होकर सही नेता चुनेंगे तो हमारी देश बहुत अच्छी सरकार बना के चला सकती है। People's participation does not end even after the election. It has to be seen when the government is formed by the elected representative. In day-to-day life, people closely watch the activities of the various departments of the government and criticize also. If required, they also guard their own rights and freedom given to them by the Indian Constitution. ये माना जाता है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। इस बार हमारे इलेक्शन जब मोदी जी के टाइम पे हुए थे, इलेक्शन कमिश्नर ने काफ़ी सारे स्कूलों में जाकर इलेक्शन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन किया था। साथ साथ स्कूलों के साथ साथ कि काफ़ी ऐड भी आए थे टीवी पे जिसमें इलेक्शन के वोट के लिए काफ़ी प्रेरित किया गया था। तो वोट देकर हम नेता चुनते, रिप्रेजेंटेटिव चुनते, उसके बाद हमारा काम यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है बेटा। हमको क्या करना है, इन नेताओं की काम के, जब ये नेता चुन के गद्दी पे बैठ जाते, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो उनको हमको देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, उनके कामों को ध्यान रखना है। अब हम उनके कामों को कैसे पता चलेगा बेटा, वो लोग अपने हर काम को, नेता लोगों को तो जानते ही हो, कोई भी काम करते तो न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा छापते हैं, एक पैसे का काम करेंगे लेकिन 2 पैसा ज़रूर दिखाएंगे। तो ऐसे पूरे काम को वो लोग दिखा कर नेता लोग पेपर में छापते हैं। और जब उस काम से अगर आप खुश हो
तो आप उनकी तारीफ़ करके न्यूज़पेपर में कुछ कुछ लिख सकते हो या आप ट्वीट कर सकते हो। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। लेकिन अगर आपके उनके कामों को पसंद नहीं करते तो आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, मतलब बुराई करेंगे, और ये क्रिटिसिज्म आपको वही पेपर, सोशल मीडिया और के थ्रू आप सबको बता सकते हो। तो हमारा दायित्व है कि नेता के कामों पे नज़र रखना, साथ साथ अपनी आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ अपने लिए अपने हक की पूरी लड़ाई के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन पे जो भी नेता बैठा है, जो इलेक्ट होके बैठा है, उसकी कामों पे ध्यान रखता। अगर उसके काम आपको पसंद नहीं आए तो आप क्रिटिसाइज़ करके उसको नेता पद से हटा सकते हो। मान लो आपने आपके 10 बार इस्तीफ़ा मांगने के बाद या वो नहीं गद्दी छोड़ता है तो नेक्स्ट टाइम आप उसको वोट नहीं दें। सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो वोट नहीं देंगे तो अगली बार वो नेता नहीं चुनेगा। तो बेटा इसीलिए बोला जाता है काम बोलता है। So when the term of the government at a very level expires, which is 5 years in India, general elections are held. At this stage, it is the people who decide whether to elect the same political party or candidate to rule or to replace them by some others in the election. बेटा मैं अभी वही बात समझा रही थी कि 5 साल की गवर्नमेंट बनती है। मान लो किसी नेता ने आपके क्रिटिसिज्म के बावजूद भी इस्तीफ़ा नहीं दिया है या अपना पद नहीं छोड़ा है, तो वो अभी भी उस पद पे रहकर काम कर रहा है, तो आप नेक्स्ट टाइम 5 साल बाद उसको वोट ना दें। ओके, आप रिप्लेस कर दें, किसी और को वोट दें और रिप्लेस करके आप 5 साल बाद अपनी मनमानी नेता चुन के फिर से आप देख सकते हैं कि इस बार ये नेता कैसे काम कर सकता है। सो कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, the duty of the voter in a democratic setup is to by means easy and simple. So इस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम करने का तरीका यही है कि अगर आपके काम से खुश नहीं है, आप नेता के काम से किसी से खुश नहीं है, तो आप उनको हटा दीजिए और हटा के अगली बार वोट ना दें। सिंपली वो हट गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका वोट ही सब कुछ कर देगा। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू थिंक केयरफुली बिफोर वन कैन कास्ट वोट। इसीलिए बोला जाता है कि इलेक्शन में वोट करने से पहले किसी भी नेता के चंगुल में ना फंसे, किसी के गिफ्ट्स, किसी की लालच किसी में ना आए, अपने दिमाग से काम करें। क्योंकि जो नेता को जीतना है, अगर वो मोबाइल बांट रहा है, अगर वो क्या बोलते हैं कुकर बांट रहे हैं, ऐसा कुछ बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, तो वो नेता इसका मतलब काम नहीं करने वाला है बेटा। वो सिर्फ अपना, और जो काम करता है उसको किसी चीज़ की बांटने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जीत जाएगा। सो इस तरह से इलेक्शन में आपके वोट की बहुत वैल्यू होती है। ये बहुत सोच समझ कर जुडिशियली आपको इसका फैसला लेना है कि किसको वोट करें, किसको नहीं। ये मत सोचिए कि वो हिंदू है तो हम उसको वोट कर दें, वो हमारी जाति का है तो वोट कर दें, या उसने हमको साड़ियाँ बेची तो वोट कर दें, साड़ियाँ बांटी तो वोट कर दें, या वो हमको मोबाइल बांटा इसलिए वोट कर दें। दिस शुड नॉट बी द एटीट्यूड। यू जुडिशियली डिसाइड व्हेन एंड हाउ, कब किसको क्या वोट करना चाहिए। हाउ डू वी गवर्न आवर सेल्फ, हम कैसे अपने आप को गवर्न करते हैं, कैसे? इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व दैट मेनी एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज गोइंग ऑन थ्रू आउट द कंट्री। दे आर building of roads, generation of electricity, running of hospitals and dispensaries, and imparting education, transportation of goods and passengers, defending the borders, etc. So who etc. who organizes and control all this? बहुत सारे हमारे चारों तरफ आप देखेंगे, हमारे चारों तरफ कहीं रोड बन रही हैं, तो कहीं हॉस्पिटल बन रहा है, तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन जा रहा है, कहीं पैसेंजर जा रहे हैं, कहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। तो बेटा ये सब कौन देखता है? हु मेक्स लॉज, हमारे लिए लॉ कौन बनाता है, नियम कानून बता। आप रोज पेपर में पढ़ते हो कल से ऐसा होगा, कल से ऐसा होगा, ये कल से लॉकडाउन शुरू होगा, अब आपको बाहर निकलना मना है, इतने बजे से इतने बजे तक ही सब्जी वाले आ सकते हैं। तो ये लॉ कौन बनाता है? ये लॉ बनाता है, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स। गवर्नमेंट का काम है, वो ही काम करता है टू ऑर्गेनाइज, सुपरवाइज एंड कंट्रोल। उसको ऑर्गेनाइज भी करना है, सुपरवाइज भी करना है, कंट्रोल भी करना है। ऑर्गेनाइज मतलब पूरा सिस्टमेटिक सेटअप करना है कि कितने दिन का लॉकडाउन रहेगा। फॉर एग्जांपल
कितने बजे तक, फिर दूध वालों के लिए क्या करना है, क्योंकि दूध एक बहुत ज़रूरी आइटम है, छोटे बच्चे उसके बिना नहीं रह सकते, है ना। फिर उस सुपरवाइजिंग सही देख रहे हैं, अभी सब पुलिस वाले देखते रहते हैं बाहर कि लॉकडाउन पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल हैज़ टू बी डन, और कंट्रोल करते हैं हमारे एक्टिविटीज़ को, ताकि जो गवर्नमेंट बोला है वो हम उसको माने, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारा भला चाहता है और हम भी गवर्नमेंट से जुड़े, जो गवर्नमेंट हमसे जुड़ा है। द गवर्नमेंट नॉट ओनली मेक्स लॉज एंड फॉर ऑल ऑफ अस बट एग्जीक्यूट देम एज वेल। तो मैंने अभी आपको बताया गवर्नमेंट लॉ भी बनाता है और उस लॉ का पालन करने के लिए सारे कर्म करता है, मतलब सारी एक्टिविटीज़ करता है ताकि वो लॉ पालन हो। इन केस सम पीपल बिलीव ब्रेक द लॉ देन दे आर पनिश्ड। देखिए लॉकडाउन के लिए जो बाहर निकलते हैं उनको बहुत अच्छी अच्छी पनिशमेंट मिलती है। आपने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा कि पुलिस काफ़ी डंडे बरसाती है जब लॉकडाउन का पालन ना करते हैं लोग। तो ये सबके लिए ज़रूरी है फॉर गुड गवर्नेंस, इसको बोलते हैं फॉर स्मूथ वर्किंग। जो भी कर रही है सरकार आपके भले के लिए कर रही है। आपके लॉकडाउन जो लगा रखी है, नो डाउट ये आपके भले के लिए। कोरोना बहुत फैल रहा है तो आपको बाहर नहीं जाना है, ये गुड गवर्नेंस है, ये स्मूथ वर्किंग है। स्मूथ हमको इसमें गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए। एट वेरियस डिपार्टमेंट सब कोई काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, उसके बाद बेटा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लगातार दिन रात हमारे डॉक्टर्स जिनको मैं सैल्यूट करती हूँ वो काम कर रहे हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट भी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब हम उन सब की मदद से आज हमारा गवर्नमेंट स्मूथ चल रहा है, या कोरोना हम बोल सकते हैं कि काफ़ी कंट्रोल में है। तो ये जो कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं वो हमारे भले के लिए होती है। हमने नेता चुना है, वो हमारे भले का काम करते हैं, हमारे लिए ही काम करते हैं। तो उनकी जो ये छोटी मोटी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मानना चाहिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। वैसे ही जैसे कि अभी मैंने आपको लॉकडाउन के पूरे एग्जाम्पल से बताया कि किस तरह से लॉकडाउन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट 3 प्रकार से काम करती, कैसे वो डिफरेंट लेवल्स है, अभी मैं पढ़ के बता रही हूँ। आगे के चैप्टर्स में अभी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, ये आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी आपको। कीपिंग इन माइंड द लार्ज एक्सटेंट ऑफ द कंट्री एंड पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, बेटा the responsibilities of the government have divided into the government at 3 levels। इतनी बड़ी कंट्री, इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या को समझने के लिए हमने पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया है। जैसे कि द गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल, जो कि मोदी जी की सरकार है, नेशनल लेवल पे काम करती है, उसको बोलते हैं एट नेशनल लेवल। दिल्ली में जो बैठ के काम करते हैं गवर्नमेंट अधिकारी हमारे लोग, या मोदी जी की सरकार जो आप बोल सकते हो, is at national level, works for the whole country and is called at central और यूनियन गवर्नमेंट। इस होल कंट्री को, मोदी जी की सरकार को पूरी तरह से इंडिया को कंट्रोल करके रखी है, इसी को बोलते हैं यूनियन या नेशनल लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं क्योंकि वो सेंटर है, दिल्ली के सेंटर में हमारा कैपिटल है उसलिए। देन गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल बोलते हैं, जैसे ही छत्तीसगढ़ की हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये छत्तीसगढ़ की सरकार है जो स्टेट लेवल में काम करती है। ऐसे ही डिफरेंट लेवल में हमारे डिफरेंट नेता लोग हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हैं, डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं, और उसको बोलते हैं स्टेट लेवल गवर्नमेंट, जो अपनी ही एरिया में काम करेंगे। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वर्क्स ओनली इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जैसे मैंने अभी बताया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के ही लिए काम करी। जैसे छत्तीसगढ़ एक पहला देश है, पहला राज्य है जहाँ पे गोबर 2 रुपया किलो खरीद के लोगों को काम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं ताकि वो रोजगार कर सके और अपना रोजी रोटी चला सके। ये एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का पहला कदम है। गवर्नमेंट ऑफ केरला लुक्स आफ्टर द के सिटी लाइकवाइज। तो गवर्नमेंट केरला की गवर्नमेंट केरला का ध्यान रखेगी। हेमंत सोरेन जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है वो वहाँ की सरकार है तो वहाँ के ध्यान रखेगी। इस तरह से अपने अपनी सरकार का अपना अपना एरिया में ध्यान रखते हैं। इसका मैं और अच्छा उदाहरण आपको नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तब मैं और एक्सप्लेन कर दूँगी। नाउ द लोएस्ट लेवल, सबसे नीचे वाली जो सरकार है, जो नीचे माने मतलब सबसे कम एरिया में
में जो लोग कम एरिया या छोटे एरिया में जो काम करते हैं, जैसे कि देखिए नेशनल लेवल मतलब पूरा देश, स्टेट लेवल यानी कि अपना अपना पर्टिकुलर स्टेट, एंड विलेज लेवल यानी कि अपने अपने गांव की एरिया में जो काम करते हैं उसको बोलते हैं द गवर्नमेंट और एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है, क्योंकि वो सबसे जड़ है और उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। आप मंदिर हसौद में देखिए बेटा कितने सारे ग्राम पंचायत हैं, और अभी अभी थोड़े दिन पहले ग्राम पंचायत इलेक्शन हुआ था, उसमें काफ़ी चीज़ें बांटी गई थी, मेरे को पता है। और वही इलेक्शन जीतने के बाद में अब आपके लिए काम कर रहे हैं वो नेता लोग, और इस तरह के अपनी एरिया में वो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने अपने एरिया में काम करने का। ये वैसे ही हुआ बेटा जैसे कि पूरे स्कूल, अगर हम पूरे स्कूल को अपना इंडिया बोलते हैं, और पूरे स्कूल में अगर प्रिंसिपल सर हमारे सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, तो टीचर्स हमारी क्लास टीचर्स अपनी अपनी क्लास की, एक एक क्लास 6 से एक एक क्लास टीचर्स 6 एरिया स्टेट लेवल हो गया। स्टेट लेवल के अंदर बच्चे जो हैं, मॉनिटर जो है वो पूरी क्लास को संभालता है, तो वो विलेज लेवल हो गया। मॉनिटर इज़ द हेड ऑफ द क्लास। तो इस तरह से विलेज लेवल गवर्नमेंट या पंचायत लेवल गवर्नमेंट होती है। तो बेटा अब इसके जो बुक वर्क है, और ये मैं आपके गूगल मीट में डिस्कशन के थ्रू कर लूँगी, आप यहाँ तक के ही कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स मैं भेज दूँगी। थैंक यू, टेक